हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन कहता है कि माध्यम का कण 0.9 सेकंड में 27 चक्कर पूरा करती है। तो कहता है कि उसका आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति निकालने के लिए कह रहा है। अगर तरंग का पार्ट 2 देखे होंगे मेरे भाई तो यह क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। और अगर तरंग का पार्ट नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले तरंग का पार्ट 2 जाकर जो है उसे पहले अच्छे से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन के ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो इसके बनाने का झंझट आपका खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, बेसिक से एकदम बताया गया है उसमें। और आज उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट बनाइए। तो और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा मेरे भाई सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर चैनल पर आदर्श एकेडमी चैनल पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे, ताकि हर एक वीडियो देख पाए और अपनी तैयारी को और जो है मजबूत कर पाए। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है कि माध्यम का कण आवृत्ति निकालने के लिए कह रहा है मेरे भाई। पिछले क्लास में भी बताए थे आवृत्ति, जो तरंग पार्ट 2 लाए थे उसमें भी बताए थे, इसकी चर्चा किए थे, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। कहता है कि आवृत्ति आखिर होता क्या है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए किसी भी माध्यम का कण एक सेकेंड में जितनी बार कंपन कर ले या एक सेकेंड में उसकी कुल जो कंपनों की संख्या होती है, जितना बार कंपन किया उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं आवृत्ति। तो एक सेकेंड में कुल कंपन, एक सेकेंड में कुल कंपन क्या कहलाता है मेरे भाई, आवृत्ति कहलाती है। नोट कीजिए, कोई भी माध्यम का कण एक सेकेंड में जितनी बार कंपन कर ले उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसी को हम कहते हैं आवृत्ति। तो यहां पर क्वेश्चन देखिए, 9 सेकेंड में 27 चक्कर दिया हुआ है। 27 चक्कर देने का मतलब कि एक सेकेंड में 9 सेकेंड में 27 चक्कर करता है, चक्कर काट लेता है, कंपन करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक सेकेंड में निकालेंगे तो मेरा आवृत्ति निकल जाएगा। और आवृत्ति पूछ ही रहा है मेरा भाई, और आवृत्ति बराबर होता ही है एक सेकंड में किया गया कुल दूरी, उसी को एक सेकंड में जितना बार कंपन किया उसी को हम कहते हैं आवृत्ति। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए कहता है कि माध्यम का कण 0.9 सेकंड में, तो देखिए 0.9 सेकंड में कितना तय करता है मेरे भाई, 24 चक्कर। कितना चक्कर, 24 चक्कर। तो एक सेकंड में हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 है ना, 27। तो 27 हो जाएगा और 0.9 दशमलव खत्म करने के लिए ऊपर 10 से गुना कर देंगे, 9 से कट जाएगा 3 मरतबे, तो कितना हो जाएगा, 30 चक्कर हो गया। यानी इसकी आवृत्ति कितना होगा मेरे भाई, 30 हर्ट्ज। क्योंकि एक सेकंड में जितनी बार कंपन करती है, ठीक है, यह चक्कर पूरा करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से कि एक सेकेंड में कंपन की कुल संख्या, ठीक है, क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो आप बेसिक समझ गए तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा कि 10 सेकेंड में कितना कंपन तय करेगा तो एक सेकेंड में दे देगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हो तो एक सेकेंड आवृत्ति जब भी पूछे तो एक सेकेंड में निकाल दीजिए, वही आपका आवृत्ति हो जाएगा। तो चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जिस ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा मेरे भाई, उसका कहता है कि आवाज क्या होगा, पतला होगा या मोटा होगा। बात करते हैं आवृत्ति का, तारतम्य का, है ना। अधिकतर बच्चे स्टूडेंट जो है इसमें गलती करते हैं, एग्जाम में पूछता भी है। तो देखिए क्या करे मेरे भाई,
तरत जो होता है आवृत्ति के समानुपाती होता है। तरत किसके समानुपाती होता है? आवृत्ति के। तरत किसके? आवृत्ति। तरत किसके? आवृत्ति के समानुपाती होता है। याद हो गया होगा कि तरत किसके समानुपाती होती है? तो आवृत्ति के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है मेरे भाई कि जिस ध्वनि का आवृत्ति अधिक होगा, आवृत्ति क्या बोलना है? अधिक, तो उसका तारत भी क्या होगा मेरे भाई? नोट कीजिएगा, उसका तारत भी अधिक होगा। जिस ध्वनि का आवृत्ति अधिक तो तरत अधिक होगा, और जिसका आवृत्ति अधिक होगा तरत अधिक होगा, वह आवाज नोट कीजिएगा कैसा सुनाई देगा? वह आवाज निकलेगा पतला। जिस ध्वनि का आवृत्ति अधिक हो उसका तरत भी अधिक होता है, क्योंकि तरत समानुपाती होता है आवृत्ति के। ठीक है, तो आवृत्ति अधिक हुआ यानी तरत अधिक हुआ तो आवाज कैसा निकलेगा? पतला निकलेगा मेरे भाई। आवृत्ति समानुपाती होता है तरत किसके? आवृत्ति के। यहीं पर पूछ लेता कि किसी का आवृत्ति जो है अधिक है तो आवृत्ति क्या होगा? कम होगा। तो आवृत्ति कम होगा तो तरत भी क्या होगा? कम होगा। ई कम तो ए भी कम, ई कम तो ए भी कम। क्या? तो आवृत्ति कम होगा तो तरत भी कम होगा, और जब तरत कम होगा तो क्या होगा? आवाज मोटा सुनाई देगा। इसी कारण है कि पुरुषों की आवाज की अपेक्षा महिलाओं की आवाज जो है पतली या सुरीली होती है। क्यों? क्योंकि उसका तरत अधिक होता है। ठीक है, यानी आवृत्ति अधिक होने के कारण तरत उसका क्या होता है? अधिक होता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवाज कैसा हो जाएगा? पतला। आंसर हो जाएगा ए नंबर, और इसमें आंसर हो जाएगा 30 हर्ट्ज। चलिए, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? बनाइए। तो कहता है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? पराबैंगनी है, दृश्य है, सूक्ष्म है, सभी। देखिए मेरे भाई, ये एग्जाम में ना खूब पूछता है और स्टूडेंट को खूब टेंशन देता है ना। खूब पूछेगा एग्जाम में कौन जो है चुंबकीय तरंग है। पिछले टेस्ट में भी इसको बताए थे, लेकिन आज फिर बता रहे हैं, क्योंकि आज फिर लेकर आए हैं क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में खूब पूछता है मेरे भाई। जो चलिए, लेकिन आज के बाद से आपका झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके लिए मेरे भाई एक जुगाड़ याद रखना है। ठीक है, चलिए क्या है जुगाड़? लिखिए। चलिए, जुगाड़ क्या है? गाय पद्र असुरेदि, गाय पद्र असुरेदि। याद कीजिए, गाय पद्र असुरेदि, गाय पद्र असुरेदि, गाय पद्र असुरेदि, गाय पद्र असुरेदि। यह जो तरंग है यह सभी के सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तब कहेगा कि क्या है यह गाय पद्र असुरेदि? तो गाय पद्र असुरेदि क्या है वो याद हो गया होगा अच्छे से कि गाय पद्र असुरेदि क्या है मेरे भाई। तो देखिए, ग से हो जाएगा गामा, ए से हो जाएगा आपका एक्स किरण, प से हो जाएगा पराबैंगनी, नोट कीजिए, द से हो जाएगा दृश्य किरण, अ से हो जाएगा आपका अवरक्त किरण, सु से हो जाएगा आपका सूक्ष्म, और रे से हो जाएगा रेडियो तरंग, और दी से क्या हो जाएगा मेरे भाई? दिग रेडियो। ठीक है, तो देखिए क्या याद रखना है मेरे भाई? गाय पद्र असुरेदि, गाय पद्र असुरेदि, गाय पद्र असुरेदि, गाय पद्र असुरेदि। ठीक है, ग से गामा हो जाएगा, गा से गामा हो जाएगा, ए से एक्स किरण, प से हो जाएगा पराबैंगनी किरण, दी से दृश्य किरण, अ से हो जाएगा अवरक्त, सु से हो जाएगा सूक्ष्म, रे से रेडियो तरंग, दी से दिग रेडियो तरंग। यह जो रेडियो तरंग है, ठीक है, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एग्जाम में, और यही एग्जाम में आपसे खूब पूछता है। एग्जाम में देखे होंगे, चाहे नोटिस में देखे होंगे, तो यह जो है खूब पूछता है। तो यह सारे जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाकी बात जो बचे और सब के सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। तो बस याद रखना क्या मेरे भाई? गाय पद्र सूर्यदि, गाय पद्र सूर्यदि, गाय पद्र सूर्यदि।
ठीक है, गैस हो जाएगा गामा, एक्स किरण, प से परागणीकरण, दिश हो जाएगा बदृश किरण, अ से हो जाएगा अवराक्त किरण, सु से हो जाएगा सूक्ष्म, रे से रेडियो तरंग और दिग से दिग रेडियो तरंग। ये सारे तरंग जो है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो देखिए तो अब क्वेश्चन पर आइए तो क्या कहता है। अब क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा। कहता है इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी है, देखिए तो है, दृश्य है, दृश्य भी है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म भी है, कहता है सभी, तो सभी होगा ना मेरे भाई। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सभी। सारे पॉइंट को कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आज के बाद से तो मेरे भाई आपका गलती नहीं होगा। यहाँ से तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है शून्य त्वरण को बतलाता है। अगर समय वेग ग्राफ का क्लास का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसमें में जो है त्वरण जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें इसके बारे में विशेष रूप से जो है सारे क्वेश्चन जो है बताए हैं, उसे अगर देखते हैं तो इससे जो है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और उसी में से एक क्वेश्चन लेके आए हैं और यह भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण को बतलाता है। तो देखिए कहता है कि ग्राफ ए बी होगा। बताए थे कि जब समय के साथ वेग बढ़ता है, समय के साथ क्या बढ़ता है मेरे भाई, जब समय के साथ वेग, नोट कीजिएगा, वेग बढ़ता है तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, त्वरण के मान में त्वरण उत्पन्न होगा ना, वेग परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में बढ़ेगा तो क्या होगा, वह त्वरण जो उत्पन्न होगा वह धनात्मक त्वरण होगा। और वेग समय के साथ अगर वेग घटता है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वह ऋणात्मक त्वरण होगा। और ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो देखिए इसमें देखिए ए बी समय ग्राफ में देखिए ओ में, देखिए ओ और ए जो है, यह जो है इसमें क्या होगा, समय भी बढ़ रहा है और वेग भी बढ़ रहा है। तो यह किसको दर्शाता है, लिखिएगा एक समान त्वरण को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, ओ ए जो है एक समान त्वरण को दर्शाता है। ओ ए ग्राफ जो है एक समान त्वरण को दर्शाता है। बात करते हैं बी से। तो देखिए समय के साथ इसका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तभी बताया कि समय के साथ जब वेग घटता है तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। तो यह जो हो जाएगा बीसी जो ग्राफ हो जाएगा, यह ग्राफ किसको बतलाता है, लिखिएगा मंदन को बतलाता है। किसको, मंदन को बतलाता है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ समय फिक्स है, देखिए एक सीधी रेखा में, इसका मतलब कि यह जो है शून्य त्वरण को दर्शाता है। अब देखिए ए बी जो ग्राफ है वह शून्य त्वरण को कैसे बतलाता है। तो देखिए तो शून्य त्वरण को बतलाता है, क्योंकि देखिए समय आपका जो है बढ़ रहा है लेकिन वेग आपका नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब कि इसका वेग जो है क्या है मेरे भाई, वेग समान है। मतलब कि वेग जो है एक समान वेग से यह चल रहा है। तो कोई भी वस्तु जब एक समान वेग से चलेगा तो क्या एक समान वेग से चलेगा, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग में जब परिवर्तन नहीं होगा तो मेरे भाई त्वरण उत्पन्न होगा, कभी भी नहीं उत्पन्न होगा। तो एक समान वेग जो होगा उसमें त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी जो ग्राफ है वो किसको बतलाता है मेरे भाई, शून्य त्वरण को बतलाता है। तो चलिए आपका आंसर सॉल्व हो गया होगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन पर आइए। कहता है इनमें से कौन सा ग्राफ शून्य त्वरण को बतलाता है। तो बताइए तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ए बी ग्राफ हो जाएगा ना। ए बी क्योंकि समान वेग से चलेगा, समान वेग से चलेगा इसका मतलब त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण उत्पन्न नहीं होगा इसका मतलब यह समान त्वरण को दर्शाता है, यह शून्य त्वरण को दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। यह जो वेग ए बी ग्राफ है यह शून्य त्वरण को दर्शाता है। वही क्या दर्शाता है, एक समान त्वरण को दर्शाता है। समय के साथ वेग बढ़ रहा है, समय के साथ वेग घट रहा है, ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण का नहीं मतलब कि इस मंदन को दर्शाएगा, ठीक है। सारे नोट कर लीजिएगा। और इसमें एक और पूछता है कि यह जो होगा कि देखिए इसका जो है समय के साथ जो है एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग होता है, ठीक है। तो यह जो है ग्राफ जो है संभव नहीं है। तो चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। कहता है कि आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। देखिए न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कहने का मतलब जो है इसका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस यानी हो जाएगा अक्रिय गैस। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, लिखिएगा। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, 6 गो। कौन कौन सा लिखिएगा, हीलियम है,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, उसमें से लिखिएगा रेडियन जो गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। रेडियन किस में नहीं पाया जाता है, तो लिखिएगा रेडॉन गैस जो है, रेडॉन जो है यह लिखिएगा कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं संक्रामण तत्व को। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के, उसे कहते हैं संक्रामण तत्व। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस। ठीक है, बात करते हैं आवर्त सारणी का। तो आवर्त सारणी जो है मेंडलीव के, जो नोट कीजिएगा, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी था यह जर्मन पत्रिका में 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जब इन्होंने मेंडलीव आवर्त सारणी दिया उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, 63 था। और मेंडलीव को जो आवर्त सारणी जो दिए थे, तत्वों को सजाने का प्रयास किए थे, वह जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया गया था। लेकिन आगे चलकर कुछ तत्व, जब आगे चलकर तत्वों की संख्या बढ़ गया तो इनका नियम जो है फेल हो गया। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक जो आधुनिक आवर्त सारणी वो किस पर आधारित है, तो आधुनिक नोट कीजिएगा परमाणु संख्या के आधार पर है। और ये किसने दिया था, मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में कहता है कि रसो चिकित्सा का संबंध किससे है। तो देखिए, रसो चिकित्सा का मतलब होता है कि रोगों के उपचार में उपयोग होने वाले चिकित्सा और उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम रसो चिकित्सा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रसो चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि रसो चिकित्सा में प्रयोग, जैसे लिखिएगा जिंक ऑक्साइड का प्रयोग। तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो है वो मलहम बनाने में किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, नोट कीजिएगा, मलहम बनाने में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कुछ रसायन जिसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है, रोग के उपचार में रसायनों का उपयोग एवं अध्ययन को ही क्या कहते हैं, रसो चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, फास्फोरस का उपयोग लिखिएगा। फास्फोरस का उपयोग रसायन उद्योग में क्या होता है, तो लिखिएगा कि चर्म रोग जो होता है ना, चर्म रोग दवा बनाने में, चर्म रोग दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। और जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो है मलहम बनाने में किया जाता है। दोनों का रसायन उद्योग में जो है प्रयोग किया जाता है रोगों के उपचार के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो गया। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए, सातवां क्या कहता है, कहता है कि धातु की प्रकृति कैसा होता है। देखिए तो क्या होगा आंसर, देखिए धातु जो है प्रकृति, देखिए बात करते हैं धातु का। तो धातु जो होता है वह विद्युत और उष्मा का क्या होता है मेरे भाई, सुचालक होता है। और धातु जो होता है क्या होता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। और यह जो है धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। और धातु जो होता है वह ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे चालकता में सबसे ज्यादा किसका होता है, चांदी का होता है सबसे अधिक चालकता। लेकिन धातु के अगर पूछे कि धातु के ऑक्साइड, तो नोट कीजिएगा धातु के ऑक्साइड जो होता है क्या होता है मेरे भाई, क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड पूछ ले, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन अगर अधातु जो है ऋणात्मक प्रकृति, ऋणात्मक होता है। और लिखिएगा कि अधातु जो है, धातु के ऑक्साइड जो है, अगर पूछे कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो यह लिखिए क्या होता है, अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो बात कर रहे हैं धातु की प्रकृति कैसी होती है, धातु प्रकृति धनात्मक होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। और बात करें धातु का, तो प्रकृति ऋणात्मक होता है। धातु के जो ऑक्साइड होता है वह कैसा होता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एस्पिरिन क्या है। तो एस्पिरिन क्या है मेरे भाई, एस्पिरिन जो है क्या है, यह एक एंटीपायरेटिक है। ठीक है, एस्पिरिन क्या है, एंटीपायरेटिक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए 9वां नंबर कहता है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। देखिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है मेरे भाई, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अगर आपसे पूछे कि 10% का ऊर्जा का 10% यह किसने दिया, तो लिंडमान नामक जो है वैज्ञानिक ने दिया। जैसे देखिए
उत्पादक, देखिए उत्पादक में हो जाएगा क्या, घास। प्रथम उपभोक्ता घास को कौन खाएगा, हिरण। द्वितीय उपभोक्ता में हिरण को कौन खाएगा, बाघ। ठीक है, चलिए कहता है चलिए तो कहता है क्या, तो क्या बता रहे थे मेरे भाई, कहता है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। देखिए उत्पादक क्या हो गया, घास, उसके बाद क्या हो जाएगा, हिरण। हिरण को कौन खाएगा, बाघ। ठीक है, तो आंसर तो हो गया हमेशा सीधा। मान लीजिए कि घास के पास यहाँ पर ऊर्जा जो है 1000 कैलोरी, 1 कैलोरी ऊर्जा है, तो इसका 10% जाएगा, 1000 का 10% जाएगा, यानी हिरण के पास ऊर्जा कितना जाएगा, 100 कैलोरी जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 100 कैलोरी जाएगा। और इसका फिर 10% किसको जाएगा, इसको जाएगा, यानी 10 कैलोरी जाएगा। इसका मतलब कि ऊर्जा जो है एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है, जैसे उत्पादक हो गया, प्राथमिक में जाएगा, द्वितीय में जाएगा, तो 10% ऊर्जा का क्या होता है, दूसरे में हस्तांतरण होता है। इसको किसने दिया था, तो लिखिएगा लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने ऊर्जा का 10% नियम जो है दिया था। और यह जो देख सकते हैं कि 10% ऊर्जा कैसे दूसरे एक से दूसरे रूप में जो है स्थानांतरित होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि ऊर्जा का पीरियड हमेशा कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा मेरे भाई सीधा होता है। यह नोट कर लीजिएगा, लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था 10% का ऊर्जा का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10वां क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि मार्क सेंट हेलिस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी कहाँ। तो देखिए बात करते हैं ज्वालामुखी के, तो लिखिएगा ज्वालामुखी को लिखिएगा प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। और इसमें लिखिएगा इसमें सर्वाधिक जो है जल वाष्प निकलता है। क्या निकलता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है सबसे अधिक जल वाष्प निकलता है, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके बाद नोट कीजिएगा, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन गैस निकलता है। क्या क्या निकलता है, सर्वाधिक जो है ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक जल वाष्प निकलता है। ठीक है, उसके बाद अन्य गैस लिखिएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यह सारे जो है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। और जिस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहता है उसको क्या कहते हैं, जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो करा मार्क सेंट हेलिस नामक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करता है कि क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था, तो BD सावरकर ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर। यह एक क्या था, तो यह क्रांतिकारी संस्था था। ठीक है, क्या था, क्रांतिकारी संगठन था। तो चलिए सारे एक पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि कहवा किस जलवायु की उपज है, मतलब कहवा का उत्पादन जो होता है वो किस जलवायु में सर्वाधिक होता है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, ए नंबर। ठीक है, कहवा के उत्पादन की बात करें तो लिखिएगा सबसे अधिक जो होता है कहाँ होता है, ब्राजील में होता है। नोट कीजिए कहाँ होता है, ब्राजील में। ब्राजील में मुख्य रूप से उत्पादन अधिक होने का कारण है कि वहां पर टेरा रोसा, क्या है, टेरा रोसा जो है प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और टेरा रोसा प्रकार का जो मिट्टी है वो कॉफी उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर टेरा रोसा की अधिकतम मिट्टी पाई जाती है, इसके कारण ब्राजील में सबसे अधिक जो है कॉफी का उत्पादन होता है। तो कह रहा था कि कहवा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील में, उष्णकटिबंधीय में क्षेत्र में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, किसका, कहवा का। लेकिन अगर आपसे बात करें कि विश्व में कहवा पोर्ट के नाम से कौन जाना जाता है, तो लिखिएगा कहवा पोर्ट के नाम से जो है सैंटोस को जाना जाता है। किसको, सैंटोस को जो विश्व का कहवा पोर्ट कहा जाता है। लेकिन विश्व में कहवा मंडी के नाम से पूछ ले गए कि विश्व में कहवा का मंडी किसे कहा जाता है, तो नोट कीजिएगा साओ पोलो। ठीक है, कॉफी पोर्ट हो जाएगा विश्व का, सैंटोस हो जाएगा और मंडी साओ पोलो हो जाएगा। तो कहवा किस जलवायु के उपज है, तो आंसर क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय। चलिए सारे पर नोट कर लीजिएगा अच्छे से। कहता है कि भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा था,
तो भारत का पहला जो ग्लोबल टेलीकॉम सिटी था वो आपका आंसर हो जाएगा बंगलुरु। कौन हो जाएगा? बंगलुरु हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन कहता है कि शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? देखिए बात करें शून्य आधारित बजट का तो नोट कीजिएगा, शून्य आधारित जो बजट था यह किसकी देन है? अमेरिका की देन माना जाता है। किसका? अमेरिका का। अमेरिका में 1977 में पूछे कि उन्हें कब लागू हुआ, तो अमेरिका में शून्य आधारित बजट जो 1977 ईस्वी में लागू हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में किस वर्ष शून्य आधारित बजट जो है किस वार्षिक बजट में अपनाया गया, तो नोट कीजिएगा भारत में 1987-88 का जो बजट था इस वार्षिक बजट में भारत में शून्य आधारित बजट को अपनाया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम किस राज्य में अपनाया गया, तो नोट कीजिएगा आंध्र प्रदेश में। और इसका अर्थ होता है हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। क्या होता है? हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। सर्वप्रथम किस राज्य में था? आंध्र प्रदेश में। अमेरिका देन 1977 में लगा। भारत में पूछे किस वार्षिक बजट में लगा, तो 87-88 के बजट में इसे लागू किया गया था शून्य आधारित बजट को। अब देखिए क्या करा, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर आसानी से निकल गया होगा। हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना ही शून्य आधारित बजट जो है कहलाता है। आंसर हो गया आपका सी नंबर। सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए तो क्या कहता है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है। देखिए बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद का गठन का, तो नोट कीजिए क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है आपका राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर पूछे कि अध्यक्षता, तो लिखिएगा अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, तो आपका केंद्रीय गृह मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रीय परिषद का गठन का प्रावधान जो है कब आया था, तो नोट कीजिए 1956 में आया था। कब आया था? 1956 में आया था। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद कितनी कार्यरत क्षेत्रीय परिषद है वर्तमान में, तो लिखिएगा वर्तमान में कार्यरत क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन है? बात कीजिए। बात करते हैं उत्तर में, तो नोट कीजिए उत्तर में क्या है? नई दिल्ली क्षेत्रीय, उत्तर में क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। दक्षिण में क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है दक्षिण में वो लिखिएगा चेन्नई है। पूर्व में क्षेत्रीय परिषद जो है उसका मुख्यालय कोलकाता है। और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। और मध्य में जो है वो मध्य में कौन है? इलाहाबाद है। मध्य में कौन है? इलाहाबाद है। तो 5 क्षेत्रीय परिषद है, पता नोट कीजिएगा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नोट कीजिएगा कहाँ है? चेन्नई में। पूर्व क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और मध्य में कौन सा है? इलाहाबाद। ये 5 क्षेत्रीय जो है अभी क्षेत्रीय परिषद और सबका मुख्यालय जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आंसर हो गया आपका राष्ट्रपति जो है गठन करता है, लेकिन अध्यक्ष कहेगा तो केंद्रीय गृह मंत्री इसके क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। 5 संख्या इसकी। कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संस्था की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसमें लिखिएगा केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 2005 में। इसमें लिखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन और पहला प्रशिमन आयोग। क्या कह रहा है मेरे भाई? राष्ट्रीय विकास परिषद और पहला प्रशिमन आयोग, ये दोनों का गठन जो है कब किया गया था? 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में किया गया था। 1961 में लिखिए राष्ट्रीय एकता परिषद, इसमें क्या हुआ था? इसमें लिखिएगा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? 1961 में गठन हुआ था। सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। चलिए कहता है 17 किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो यह हो जाएगा आपका आंसर मोहम्मद गौरी। किसका? मोहम्मद गौरी के जो सिक्का था उस पर जो है किसका आकृति बना हुआ था? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है घोड़े तैरने की प्रथा अपनाया था। उसके बाद दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों को मिल मिलाप पर जो है रोक लगा दिया था। बात करें अकबर का, अकबर राष्ट्रीय सम्राट के नाम से जाना जाता है। अकबर का जन्म 1542 में राजा वीर शाही के महल में हुआ था। और यह जो है इसका जो है जब अकबर जब छोटा था, मतलब कल्पवायु में यह जो है शासक बना था, तो इसका संरक्षण जो था वो कौन था? बैरम खां था। अकबर जो है तीर्थ कर जो है 63 में खत्म करता है, जजिया कर जो है 64 में खत्म करता है। ठीक है, सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बनाइए तो। कहता है मुपला आंदोलन 1921 में कहा हुआ था मेरे भाई। बात करते हैं मुपला विद्रोह के, ठीक है। तो मुपला विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था आपका मालाबार क्षेत्र में। कहा हुआ था? मालाबार क्षेत्र में जो है आपका कौन सा आंदोलन हुआ? मुपला विद्रोह जो हुआ आपका कहाँ हुआ? मालाबार क्षेत्र में हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। लिखिएगा कि महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ, तो लिखिएगा भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजों के खिलाफ मतलब नरबली प्रथा पर रोक लगाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली जनजाति जो कौन था, तो वह लिखिएगा, वह जनजाति कौन था? खोंड जनजाति था। कौन था? खोंड जनजाति जो था वह अंग्रेजों के खिलाफ नरबली प्रथा पर रोक लगाने के कारण जो है क्या किया था? विद्रोह किया था, आंदोलन किया था। तो मुपला विद्रोह कहाँ हो गया आपका? मालाबार क्षेत्र में जो है 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर पूछे छोटा नागपुर विद्रोह, लिखिएगा छोटा नागपुर विद्रोह जो हुआ 1820 में हुआ था। कब हुआ था छोटा नागपुर का विद्रोह? 1820 छोटा नागपुर का विद्रोह हुआ था, ठीक है। भील विद्रोह हो गया कहाँ? महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक गेंद को, पिछले क्लास में भी, पिछले डिस्कशन में भी क्वेश्चन बताए थे मेरे भाई, इसको तो आसानी से बना ही सकते हैं क्या। जेई में क्वेश्चन पूछा था कि एक गेंद को 19.6 मीटर ऊंची एक पुल से स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं, तो आपको बताए थे कि जब किसी वस्तु को ऊपर से धरातल पर स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो इसमें बताए थे कि टी बराबर क्या हो जाएगा? 2h/g हो जाएगा रूट अंडर, है ना। चलिए तो कहता है कि एक गेंद को 19.6 मीटर ऊंची एक पुल से जब स्वतंत्रता पूर्वक जब गिराई जाती है तो धरातल में पहुंचने में समय जो लगेगा टी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2h/g हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, तो 2 गुने h कितना हो जाएगा? 19.6 और बटा में g का मान दिया 9.8 और रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। दशमलव से इसमें भी एक अंक का दशमलव है, इसमें भी एक अंक का दशमलव है, खत्म हो गया। 98 से कट जाएगा कितना? 2 मरतबे, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, यानी रूट 4 बराबर वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 2 सेकेंड, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? तो ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक गिराने में समय लगेगा, कितना लगेगा आपका? 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, जब ऊपर से किसी वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो धरातल पर पहुंचने में जो लगा समय होगा वो क्या होगा? 2 रूट अंडर 2h/g होता है मेरे भाई। 2 हो गया, 19 पॉइंट जो है h जो था कितना दिया था? 19.6 मीटर दिया हुआ था, 2 × 19.6 हो गया। अब बटा में g, तो g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। 9.8 से काट देंगे दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद काट देंगे तो 2 मर 2 दूना 4 हो जाएगा, एक रूटिया में रहेगा और वर्गमूल निकल गया 4 का, कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर क्या होगा आपका? 2 सेकेंड हो गया। आंसर हो गया ए नंबर। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए मेरे भाई 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो बात करते हैं किसका? सरहुल का, सरहुल का, ठीक है। सरहुल, तो नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। बात करते हैं किसका? सरहुल का। तो ऐसा हो जाएगा झारखंड का। और लिखिए झारखंड में क्या है? छऊ, उसके बाद सोहराई, सोहराई कहाँ का है? झारखंड का, ठीक है। बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में लिखिएगा पहला कुमायूं, क्या लिखे? कुमायूं। उसके बाद लिखिए कजरी, क्या लिखना है? कुमायूं। कुमायूं के बाद क्या लिखे? कजरी। कजरी के बाद लिखिएगा झोड़ा, झोड़ा और रासलीला। ये सभी कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड में क्या क्या हो गया? कुमायूं हो गया, कजरी हो गया, झोड़ा हो गया और रासलीला होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में तो एक आपको लिखिए कच्चीपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी हो गया। उसके बाद लिखिएगा घंटा मर्दाला, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। घंटा मर्दाला कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। और एक और है कौन? मोहिनी अट्टम, मोहिनी
मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कच्चीपुड़ी, खंडा मर्दला, मोहिनी अट्टम। उत्तराखंड का क्या हो गया? कुमायूं, कजरी, झोड़ा और रासलीला। झारखंड का छऊ हो गया, सोहराई हो गया। सहरुल कहाँ का है? झारखंड का है। बात कर अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश में लिखिएगा मुखौटा, मुखौटा नृत्य, ठीक है। उसके बाद युद्ध नृत्य। अगर आपसे पूछे कि मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य कहाँ का है, तो नोट कीजिएगा मेरे भाई, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य कहाँ का है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो गया, ठीक है। ठीक है, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए छत्तीसगढ़, किसका? छत्तीसगढ़ का क्या क्या है, तो लिखिएगा छत्तीसगढ़ में लिखिएगा पंडवानी, कौन सा? पंडवानी। कर्मा, कर्मा जो है आपका झारखंड में भी माने लोक नृत्य होता है, और झारखंड में भी होगा आपका, और छत्तीसगढ़ में भी होगा। कौन? पंडवानी हो गया, कर्मा हो गया, और लिखिए झूमर, क्या और क्या लिखिए? झूमर। कर्मा जो है मेरे भाई झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। सारे पढ़ा अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यह था मेरे भाई आज का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए थे। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये लोक नृत्य भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सारे एग्जाम में जो है टपकते हैं। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। फिर मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।